28 अप्रैल 1937 तरकीत के एक छोटे से गांव में एक बच्चे की पैदाइश होती है। उसका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन। ये नाम आने वाले बरसों में 3 मुख्तलिफ मानी रखेगा। कुछ के लिए एक कौमी हीरो जिसने इराक को जदीद बनाया, अमेरिका से मुकाबला किया। कुछ के लिए एक जालिम हुक्मरान जिसने लाखों को मौत की घाट उतारा, अपने ही लोगों पर कीमियाई हमले किए। और दुनिया के लिए एक खतरनाक दुश्मन जो तेल, ताकत और आलमी सियासत के खेल का मरकज बन गया। आज हम सफर करेंगे एक ऐसे आदमी की जिंदगी का जो पला बड़ा तो महलात में, लेकिन जेरे जमीन के एक सुराख में से पकड़ा गया था। तो कौन था असल सद्दाम, हीरो या दुश्मन, या शायद दोनों? सद्दाम की कहानी भी अजीब थी। पैदाइश से पहले बड़ा भाई कैंसर से फौत। पैदाइश के 6 माह बाद बाप गायब। माँ शदीद डिप्रेशन में, इतनी कि बच्चे को देखना भी गवारा नहीं। छोटे सद्दाम को भेज दिया जाता है मामू के पास। 3 साल बाद जब माँ दूसरी शादी करती है तो सद्दाम को वापस बुलाया जाता है। लेकिन सौतेला बाप इब्राहिम एक जालिम आदमी था। मारपीट, जिल्लत, तालीम से भी रोका गया। 10 साल की उम्र में सद्दाम भाग जाता है वापस अपने मामू खैरुल्लाह के पास। यहाँ एक नया सद्दाम पैदा होता है। खैरुल्लाह एक साबिक फौजी जो बरतानवी राज के खिलाफ बगावत में शरीक रह चुका था। उसने एक किताब लिखी थी। उसका उन्वान था 3 चीजें जो खुदा को नहीं बनानी चाहिए थी: फारसी, यहूदी और मक्खियां। और यही थे वो ख्यालात जो सद्दाम के जहन में बोए गए थे। अरब कौमियत, गैर मुल्कियों से नफरत और ताकत ही जिंदगी है। बचपन की उस तलखी ने बनाया एक सख्त बेरहम इंसान जिसने सीख लिया था कि मारो या मर जाओ। 1957 20 साला सद्दाम पार्टी में शामिल हो जाता है। उनका ख्वाब था तमाम अरब ममालिक को एक करना, सोशलिज्म और कौम परस्ती का इम्तिजाज और मगरबी इस्तेमार का खात्मा। 7 अक्टूबर 1959 पहला खूनी मिशन। सद्दाम और 5 साथी बगदाद की सड़क पर। निशाना वजीर आजम अब्दुल करीम कासिम। गोलियों की बारिश। कासिम जख्मी लेकिन बच जाता है। सद्दाम की टांग में गोली लगती है। वो खुद चाकू से गोली निकालता है और उसके बाद फरार। दमश्क, फिर काहिरा। 3 साल जलावतनी में, जहां उन्होंने कानून की तालीम हासिल की। 1963 पार्टी बगावत के जरिए इक्तदार हासिल करती है। सद्दाम वापस आ जाता है, लेकिन 9 माह बाद बाथ पार्टी गिरा दी जाती है। सद्दाम जेल में 2 साल। 1968 दोबारा बगावत, इस बार कामयाब। पार्टी का दौर शुरू होता है और सद्दाम बन जाता है नायब सदर और खुफिया पुलिस का सरबराह। असल ताकत अब इसी के हाथ में है। अगले 11 साल सद्दाम असल हुक्मरान था, बगैर ताज के। सदर थे अहमद हसन, लेकिन फैसले सद्दाम करता था। और उसने किया बहुत कुछ। 1972 में इराकी तेल कंपनियों पे कब्जा, आमदनी बढ़ी। 1972 में $1 बिलियन और 1980 में $26 बिलियन। मुफ्त तालीम यूनिवर्सिटी तक, मुफ्त सेहत की सहूलियात, लिटरेसी की मुहिम, खवातीन भी शामिल, बुनियादी ढांचे की तामीर, सड़कें, हस्पताल, स्कूल, खवातीन के हुकूक, मुलाजमत, तालीम, सियासत में शिरकत। 1979 में यूनेस्को ने इराक को लिटरेसी में बेहतरीन मुल्क का अवार्ड दिया। लेकिन दूसरी तरफ खुफिया पुलिस का खौफनाक निज़ाम, मुखालिफिन की गिरफ्तारी, तशद्दुद, कत्ल, शिया और कुर्द आबादियों पर जुल्म, सियासी पार्टियों पर पाबंदियां, शख्सियत परस्ती की इब्तिदा, हर जगह सद्दाम की तस्वीरें। इराकियों के पास 2 सद्दाम थे, एक जो स्कूल बनाता था और दूसरा
जो रात को दरवाज़ा खटखटाता था और लोग गायब हो जाते थे। 16 जुलाई 1979 सदर अहमद हसन सेहत की खराबी की वजह से इस्तीफ़ा दे देते हैं। हकीकत में सद्दाम ने उन्हें मजबूर किया और 1 साल बाद मशकूक हालात में वो फौत हो गए और सद्दाम हुसैन बन जाता है इराक का सदर। लेकिन सद्दाम को खतरा था, पार्टी में उसके भी मुखालिफ थे और फिर तारीख का सबसे खौफनाक सियासी ड्रामा। 22 जुलाई 1979 पार्टी का खुसूसी इजलास, हाल में 1000 से ज़्यादा अरकान मौजूद। सद्दाम स्टेज पर आता है, सिगार पीते हुए पुरसुकून। वो ऐलान करता है कि हमारे दरमियान गद्दार हैं। एक एतराफ़ी बयान सुनाया जाता है, फिर नाम पुकारे जाने शुरू होते हैं। एक एक करके 66 रहनुमा खड़े होते हैं, शौक में, खौफ में, और मुहाफिज उन्हें बाहर ले जाते हैं। बाकी मेंबरान तालियां बजाते हैं जोर से, कुछ रोते हैं, कुछ जिंदाबाद सद्दाम के नारे लगाते हैं। अगले दिन 22 को फौरी मुकदमा और फांसी, और सद्दाम ने बाकी वजीरों को फायरिंग स्क्वाड में शामिल होने पर मजबूर किया। ये था पैगाम, अब तुम सब मेरे हाथ में हो, खून से बंधे हो। सद्दाम का दौर शुरू हुआ था और इराक की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई थी। 22 सितंबर 1980 इराकी त्यारे ईरान के हवाई अड्डों पर बमबारी करते हैं। ईरान इराक जंग शुरू हो जाती है। सद्दाम के 3 मकासद थे: शिया इनकलाब को रोकना, तेल से भरपूर खोजिस्तान का इलाका हासिल करना और खुद को अरब दुनिया का लीडर बनाना। सद्दाम ने सोचा जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जंग चली 8 साल। खंदकों में लड़ाई, बिल्कुल पहली जंग अजीम की तरह। ईरानी इंसानी लहरें भेजते, नौजवान लड़के बारूदी सुरंगों में चलकर रास्ता साफ करते, इराकी कीमियाई हथियार इस्तेमाल करते, मस्टर्ड गैस, आसाबी गैसें। और फिर 16-17 मार्च 1988 एक कुर्द शहर इराक की शुमाल में सद्दाम के हुक्म पर इराकी फिजाइया ने शहर पर कीमियाई हमला किया। मस्टर्ड गैस, साइनाइड्स, 5000 मुर्दे एक ही दिन में, ज्यादातर औरतें और बच्चे, सड़कों पर लाशें। यह था पहली बार जब किसी ने अपने ही लोगों पर कीमियाई हमला किया। लेकिन दुनिया खामोश रही। क्यों? क्योंकि उस वक्त इराक मगरिब का इत्तेहादी था। ईरान के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब ने आंखें बंद कर ली। अगस्त 1988 जंग खत्म, कोई फातेह नहीं, सिर्फ तबाही। जंग खत्म हुई, लेकिन इराक तबाह हो चुका था। $75 बिलियन का कर्जा, इकोनॉमी जमीन बोस। सद्दाम को एक हल चाहिए था, और वो हल था कुवैत। सद्दाम के दलाइल। कुवैत तारीखी तौर पर इराक का हिस्सा था। कुवैत ज्यादा तेल निकालकर कीमतें गिरा रहा है और कुवैत ने जंग में कर्ज दिया, अब माफ करना चाहिए। 2 अगस्त 1990 इराकी फौज कुवैत में दाखिल होती है। 6 घंटों में कुवैत पर कब्जा। सद्दाम ने सोचा दुनिया कुछ नहीं करेगी, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी गलती की। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक पर पाबंदियां लगाईं। दुनिया भर से 35 ममालिक की अफवाज जमा हो गई। सद्दाम के पास वक्त था पीछे हटने का, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 17 जनवरी 1991 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 42 दिन तक मुसलसल बमबारी, फिर जमीनी हमला। सिर्फ 100 घंटे, इराकी फौज तबाह, कुवैत आजाद। पीछे हटते वक्त इराकियों ने 600 से ज्यादा तेल के कुएं जला दिए। लेकिन सद्दाम अभी भी बरसर इक़्तिदार था। क्यों?
کیونکہ امریکہ نے بغداد تک جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ عراق بکھر جائے گا، خطے میں انتشار پھیل جائے گا۔ جنگ ختم ہوئی، لیکن عراق کے لیے اصل تکلیف اب شروع ہوئی۔ اقوام متحدہ کی پابندیاں، کوئی تجارت نہیں، کوئی درآمد نہیں، دوائیاں نہیں، خوراک کی کمی۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے حساب سے 1999 میں 5 لاکھ سے زیادہ بچے مر گئے تھے پابندیوں کی وجہ سے، کیونکہ بیماریاں بہت تھیں اور علاج بہت کم۔ لیکن صدام، وہ محلوں میں رہتا، عیش کرتا، اس کے بیٹے دہشت پھیلاتے، لوگوں کو اغوا کرتے، تشدد کرتے، عام عراقی بھوک سے مر رہے تھے، اور دنیا نے سوچا یہ پابندیاں صدام کو گرائیں گی۔ لیکن صدام مضبوط ہوتا گیا اور عوام تباہ ہوتی گئی۔ 11 ستمبر 2001 امریکہ پر حملے۔ اگرچہ صدام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی نظر میں صدام ایک خطرہ تھا۔ 2003 میں امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا، 20 مارچ 2003 بغداد پر آسمان سے آگ۔ 3 ہفتوں میں صدام کی حکومت ختم۔ 9 اپریل 2003 بغداد میں امریکی فوج داخل ہوتی ہے، صدام کے مجسمے گرائے جاتے ہیں، لیکن صدام غائب۔ صدام بھاگا، چھپا، عراق میں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ 13 دسمبر 2003 ترکیت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں الدور میں ایک فارم ہاؤس، زمین میں چھپایا گیا ایک سوراخ۔ امریکی فوجی وہ سوراخ کھولتے ہیں اور وہاں ایک بوڑھا آدمی، داڑھی بڑھی ہوئی، گندے کپڑے، کہنے لگا، میں صدام حسین ہوں، میں عراق کا صدر ہوں اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی فوجی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ صدر بش آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وہ آدمی جو کبھی محلوں میں رہتا تھا، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جس نے اپنے آپ کو عراق کی تلوار کہا تھا، وہ اب ایک سوراخ سے نکالا جا رہا تھا۔ صدام عدالت میں جھگڑتا، چیختا، ججوں کو للکارتا کہ میں عراق کا صدر ہوں، یہ عدالت غیر قانونی ہے۔ لیکن گواہ آتے رہے، قتل عام سے بچنے والے، اذیت دیے گئے لوگ، ماؤں نے اپنے بچوں کی کہانیاں سنائیں۔ 5 نومبر 2006 فیصلہ قصوروار، سزا موت، پھانسی۔ صدام چیختا ہے، زندہ باد عراق، زندہ باد عرب قوم۔ 30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کا دن، صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک خفیہ جگہ، سابق فوجی انٹیلیجنس کی عمارت۔ صدام سیاہ کوٹ پہنے، قرآن شریف ہاتھ میں لیے، پھانسی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ حاضرین زیادہ تر شیعہ عراقی حکام، کچھ اسے گالیاں دیتے ہیں۔ صدام جواب دیتا ہے، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ آخری الفاظ بے خوفی سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 6:05 پہ تخت گرتا ہے، صدام حسین مر چکا ہے۔ کیا آپ صدام کو ہیرو کہیں گے یا ویلن؟ اپنی رائے کمنٹس میں دے کر ضرور بتائیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔